नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रगति कर रहा था। और ऐसे ही समय में जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया। ये 7 सदस्यीय आयोग था, तो किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण सभी राजनीतिक दलों ने उस समय के इस साइमन कमीशन का विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए उस समय में जो भारत सचिव थे बर्किनहेड, तो बर्किनहेड के द्वारा ये कहा गया कि सभी राजनीतिक दल मिलकर के भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार करें कि भारत में संविधान कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से उस संविधान के अंदर मुख्य बातों को रखा जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी सभी भारतीय दल अपने ऊपर ले और इस संविधान के निर्माण के अंदर सभी दलों की सहमति आवश्यक है। तो इस प्रकार की बात बर्किनहेड ने की, जो कि उस समय में भारत सचिव के पद पर थे, सेक्रेटरी टू इंडिया के पद पर वो आसीन थे। और उन्होंने 1925 में सबसे पहले इस प्रस्ताव को सभी भारतीय उस समय के तत्कालीन राजनीतिक दलों के सामने रखा। इसके बाद में जब साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ तो उस समय में उन्होंने 1927 में पुनः इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि सभी जो भारतीय राजनीतिक दल है वो मिलकर के सर्वसम्मति से एक संविधान की रूपरेखा तैयार करें। क्योंकि इसके पीछे जो उनकी मानसिकता थी वो ये थी कि उन्हें ये लगा कि भारत जो है उसमें धर्म, जाति, संप्रदाय और विभिन्न तरीके से जो सामाजिक विभेद है उनके आधार पर पूरा का पूरा समाज बटा हुआ है। और इस प्रकार से जो समाज अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय से है तो वो किसी भी एक जो है संविधान के ऊपर या एक रूपरेखा के ऊपर सहमत नहीं हो पाएंगे, अतः ये योजना अपने आप ही असफल हो जाएगी। इस प्रकार की मानसिकता रखते हुए बर्किनहेड ने सभी दलों से एक संविधान के निर्माण की बात कही। तो जब 1927 में उन्होंने पुनः अपनी इस बात को दोहराया, तब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले आगे आकर इस पर कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। और 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अंदर इस बात पर सहमति बना ली गई कि भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसमें सभी दलों का समर्थन भी हासिल किया जाएगा। इसी बात को लेकर के एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात पर सबकी सहमति हुई। तो इस मद्रास अधिवेशन के बाद में ये तय किया गया कि दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसको कहा गया है, सभी पार्टियां इसके अंदर आमंत्रित की जाएगी और फिर सहमति बना करके और भारत के संविधान के निर्माण के लिए आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इसी बात का अनुसरण करते हुए 28 फरवरी 1928 को नई दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। इस सर्वदलीय सम्मेलन में चूंकि बहुत सारे दल इसके अंदर शामिल हुए थे, उस समय के राजनीतिक दल सारे इसमें शामिल हुए थे और बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये अधिवेशन या सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जब चर्चा भारत के संविधान के निर्माण पर हो रही थी
कि किस तरीके से भारत के अंदर जो है वो संविधान या आने वाले समय में भारत के विकास के लिए और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए और ब्रिटिश नीतियों का किस प्रकार से उसके अंदर समावेश ज़्यादा से ज़्यादा न हो, इस प्रकार का एक मसौदा तैयार करना था। लेकिन इस समय में ये महसूस किया गया कि जब संविधान निर्माण की बात करनी है तो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा यही होगा कि जो संविधान बनाया जाना है उस संविधान को बनाने वाली जो समिति है वो थोड़ी सी सीमित हो, छोटी समिति हो, बहुत ज़्यादा मेंबर उसके अंदर नहीं हो, लेकिन अच्छे लोग सभी तरीके से सबका समावेश हो जाए और सभी मिल कर के और एक प्रस्ताव, अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। तो इसी बात को आधार बना करके पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का सचिव बनाया गया। इसके अलावा इस समिति में अन्य सदस्य शामिल किए गए, जिसमें सुभाष बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भगत सिंह थे, मंगल सिंह थे, इमाम थे। तो इस तरीके से कई सारे जो सदस्य थे उनको मिला करके इस छोटी समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन करने के बाद में इस समिति को ये कार्य सौंप दिया गया। इस समिति के सभी सदस्यों ने मिल करके लगभग 25 बैठकें की और उन विभिन्न 25 बैठकों के अंदर बहुत गहनता से इन्होंने स्टडी करके, अध्ययन करके भारत के भावी संविधान के निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार की। और अगला जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था लखनऊ के अंदर 28 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। तो 28 अगस्त से 31 अगस्त 1928 को लखनऊ में एक और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया, प्रस्तुत किया। इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट एक उस समय का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना गया है, जिसमें भारत के संविधान के बारे में पहली बार कुछ बड़े पैमाने पर चर्चा की गई थी। अब हम नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इन्होंने जो प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के अंदर दिए थे उसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जिसमें सबसे पहला, जैसे उन्होंने कहा कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। ये उनका प्रस्ताव था कि इस रिपोर्ट में दिया गया था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारों के अंदर स्वशासी या स्वदेशी सरकार की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया। जो स्वदेश के हित की सरकार हो वैसी सरकारों की स्थापना दोनों में ही की जाए। तीसरी जो इन्होंने व्यवस्था दी गई थी उसमें उन्होंने संघात्मक ढांचे के ऊपर बात की थी, जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। संघात्मक ढांचे से आशय ये था कि इन्होंने ये कहा कि उस समय का जो केंद्रीय प्रशासन था, उस केंद्रीय प्रशासन के अंदर स्थानीय जो रियासतें थी उनको मिला करके और सभी प्रांतों को मिला करके एक संघीय शासन प्रणाली को लागू किया जाए, एक संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके अलावा जो अन्य और महत्वपूर्ण मांगे थी, जिसमें केंद्र में संसद को द्विसदनात्मक बनाने की मांग इन्होंने रखी और जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिका को इन्होंने एक सदनीय बनाने की मांग रखी और केंद्र को उच्च सदन कहा गया और प्रांत को निम्न सदन कहा गया। और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि केंद्रीय जो उच्च सदन है उसमें सदस्यों की संख्या 500 रखी जाए और प्रांतीय सदन, जिसको निम्न सदन कहा गया है, उसके अंदर सदस्यों की संख्या 200 रखी जाए और इन सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचन किया जाए और सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है उस तरीके से इस डिमांड को रखा गया। इसके अलावा केंद्र में एक सुरक्षा समिति के गठन का भी सुझाव दिया गया कि केंद्र में सुरक्षा समिति जो भारत के सुरक्षा के विषयों पर चर्चा करेगी, ऐसी एक समिति के गठन का भी इन्होंने प्रस्ताव दिया। इसके अलावा उन्होंने संपूर्ण भारत में संयुक्त निर्वाचन को प्रस्तावित किया और जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए केंद्र में कुछ स्थान सुरक्षित रखने का भी सुझाव दिया। तो प्रांतों में पंजाब और बंगाल में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया,
बाकी लगभग सभी प्रांतों के अंदर इन्होंने इस तरीके से आरक्षण देने का एक प्रस्ताव इसके अंदर रखा। इसके अलावा संविधान में 19 मौलिक अधिकारों को दिए जाने का प्रावधान किया गया। इन्होंने ये प्रावधान किया कि संविधान के अंदर 19 प्रकार के मूल अधिकारों को शामिल किया जाए। जैसे वर्तमान में जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में मिले हैं भारतीय नागरिकों को, उसी तरीके से उन 19 मूल अधिकारों को समाहित करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। और उन 19 मूल अधिकारों में जो महत्वपूर्ण अधिकार थे, जैसे समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक हितों के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि इसके अंदर रखे गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने मौलिक अधिकारों के लिए भी अपनी जो है महत्वपूर्ण मांग, महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर इन्होंने प्रस्तुत की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि 1909 के अधिनियम के बाद में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली लागू की गई थी, और जिस समय में ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक पार्ट था, और हमने 1909 का एक्ट जब अध्ययन किया था तब उसमें हमें ये बात भी सामने आई थी कि जिस समय में ये लागू किया गया था तब उस समय में मिंटो ने ऐसा कहा भी था कि ये अजगर के दांत साबित होंगे, ड्रैगन्स टीथ। मतलब ये एक ऐसा भारत के लिए विभेदकारी और ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ही विभेदकारी जो है वो तत्व सिद्ध होगा, और इसके अंदर बाद में हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट होगी भारत में। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया था। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का पूर्ण रूप से ख्याल संविधान के अंदर रखा जाएगा। तो ये एक कंपनसेट करने वाली बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर थी, जहाँ पर जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला जिस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी और उसको समाप्त करने का उन्होंने सुझाव दिया, और उसके स्थान पर कि अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनके शैक्षिक, आर्थिक और विभिन्न प्रकार के अनेक उन्नयन के लिए भारत का जो संविधान है वो महत्वपूर्ण उसके अंदर महत्वपूर्ण तरीके से उसमें अपनी बातों को शामिल करेगा, जिसके कारण उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनके हितों की सुरक्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण डिमांड थी जो इसमें रखी गई थी। इसके अलावा इस प्रतिवेदन में देशी राजाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया कि देशी राज्यों की जो सुरक्षा है उसका भी हम पूर्ण रूप से आश्वासन देंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने ये कहा कि जो देशी रियासतें हैं वो संघ के अंदर शामिल होवे और संघात्मक शासन प्रणाली को मजबूत करें। उनके हितों और सुरक्षा का तो पूर्ण ध्यान रखा जाए संविधान के अंदर, लेकिन जो संघात्मक प्रणाली अपनाने की का प्रस्ताव इसमें दिया था, जैसा भी पूर्व में हमने इस पर चर्चा की थी, तो केंद्र में जिस तरीके से संघात्मक प्रणाली की स्थापना की जाएगी, उस संघात्मक प्रणाली के अंदर जो है वो देशी रियासतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और उसमें शामिल होकर के अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार का प्रस्ताव भी इसके अंदर रखा गया। इसके अलावा इस प्रतिवेदन में केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट के गठन का सुझाव दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करे, क्योंकि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था का गठन नहीं हुआ था और उच्च न्यायालय और उसके बाद में जो अपील थी, जो अंतिम अपीलीय अधिकार था, वो प्रिवी काउंसिल के अंदर जाता था। तो सारी की सारी अपीलों को सुनने के लिए, अंतिम रूप से जो अपीलों को सुनने के लिए सबसे बड़े न्यायालय के रूप में एक बड़े न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव भी इस रिपोर्ट के अंदर रखा गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सिंध को एक अलग प्रांत बनाए जाने का उल्लेख नेहरू प्रस्ताव में इस रिपोर्ट में किया गया। इन्होंने कहा कि सिंध को एक अलग प्रांत बना दिया जाए। सिंध को भारत से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बड़ा प्रांत या अलग प्रांत के रूप में उसकी स्थापना की जाए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना इसके अंदर एक मांग के रूप में रखा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को एक अलग प्रांत के रूप में रखा गया था।
तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को भी वही संवैधानिक दर्जा दिया जाए जो अन्य जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को दिया गया है। तो इस तरीके से इस सीमांत प्रदेश के लिए भी एक अच्छी मांग इस रिपोर्ट के अंदर रखी गई। तो कुल मिलाकर के एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो महत्वपूर्ण बहुत सारी इसके अंदर और प्रस्ताव थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव थे, ये प्रस्ताव जो हमने अभी चर्चा की है, जिसके अंदर संघीय प्रणाली से लेकर के प्रांतों में शासन प्रणाली की स्थापना से लेकर के और बाकी भी सारी न्यायिक प्रणाली और देसी रियासतें और सभी वर्गों का ध्यान हित रख करके ये रिपोर्ट पेश की गई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस रिपोर्ट में का जो समर्थन किया था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे। इसके अलावा बाकी के जो सदस्य थे, सुभाष बोस है, भगत सिंह है, पंडित नेहरू है, ये सभी के सभी लगभग युवकों की श्रेणी में आते थे। तो युवाओं और वयोवृद्ध दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया था और सभी ने अपनी स्वीकारोक्ति जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर पेश की थी। तो इस तरीके से ये सर्वमान्य रिपोर्ट थी, जो कि बर्किनहेड को लगता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन सर्वमान्य रिपोर्ट इन्होंने पेश की। तो अब समीक्षा के रूप में हम यही कहेंगे कि हालांकि इस रिपोर्ट में ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी ने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। जब इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए या इसको प्रस्तुत किया गया लखनऊ के अधिवेशन में, तो उस लखनऊ के अधिवेशन में बहुत सारे लोग थे जो इसके समर्थन में नहीं थे, यानी अधिकांश तो इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतभेद था। लेकिन फिर भी उस मतभेद को भुला करके एक आम सहमति इस रिपोर्ट को स्वीकार करने पर बन गई थी। केवल हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग इसके अंदर अपने हित नहीं साध पाई थी। तो जिस तरीके से वो केवल अपने हितों की बात करने लगे थे, तो उसको लेकर के उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा जो कुछ विदेशी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो समय में शासन में थे, और उन लोगों ने ज़रूर इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनका मानना ये था कि ये बहुत आइडियल रिपोर्ट है और इतनी ज़्यादा आइडियल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हिंदुस्तान में अभी इतनी ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पाई है कि इस तरीके से एक आदर्श तरीके से इस संविधान का निर्माण किया जा सके। तो कुल मिलाकर के अगर हम सभी ओवरऑल इसके कंक्लूजन पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से उस समय में पेश किया गया। और इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के अंदर जिस प्रकार से भारत के संविधान निर्माण के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे वो भी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लगभग सभी दलों ने इसको सर्वमान्य तरीके से स्वीकार भी किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी और जो मसौदा नेहरू रिपोर्ट का बनाया गया था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर विभिन्न जो वर्ग थे वो इसको स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि जैसे सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन के लिए जिस तरीके से आरक्षण दिया गया था, तो उस बात को लेकर के मुस्लिमों ने और सिखों ने ज़रूर इसमें बहुत कम सहमति दिखाई। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो उस समय की परिस्थितियों में तैयार हुआ, और उस समय में भारत में संविधान निर्माण की तरफ कहीं न कहीं भारतीयों की भागीदारी जो है वो सिद्ध हुई। और अंग्रेज़ों का ये भी एक जो उनका मिथ था कि भाई ये सभी दल कभी एक नहीं हो पाएंगे, या धर्म जाति संप्रदाय में अलग अलग बटा हुआ देश जो है वो एक मुख होकर के एक मुखर संविधान के ऊपर सहमति नहीं बना पाएगा, तो उनका वो भ्रम भी तोड़ने में ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। और इसी रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाद में जब भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग होने लगी, क्योंकि अभी तक औपनिवेशिक स्वराज्य की बात की जा रही थी, लेकिन 1929 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एजेंडा था वो पूर्ण स्वराज्य को लेकर के आगे बढ़ा था। तो उस पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखने में कहीं न कहीं ये जो रिपोर्ट थी इसने बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट ने एक आधार तैयार किया था, एक बेस तैयार किया था, और जिस तरीके से इस नेहरू रिपोर्ट के
अध्यक्ष और सदस्य जो युवाओं और वृद्धों का दोनों का कॉम्बिनेशन था, उन्होंने मिलकर के और बहुत गहन अध्ययन करके भारत की परिस्थितियों का, उस समय की तत्कालीन स्थितियों का गहन अध्ययन करके और आने वाले समय में भावी जो है वो भारत का संविधान किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके ऊपर ये सारे के सारे जो प्रस्ताव उन्होंने दिए थे, जिस पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो वो प्रस्ताव कहीं न कहीं आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी और आगे जब संविधान निर्माण की बात आई तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था जो उस समय में भारत के संविधान पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। हम अपने अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।